गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 की हिंदी क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। बच्चों चलिए कैमरे में बंद अपाहिज कविता का तीसरा और अंतिम भाग पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है पंक्तियाँ। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी कसर रह गई। धन्यवाद। तो बच्चों यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की बड़ी तस्वीर। कवि कहना चाहता है कि कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला जो संचालक होता है वह पर्दे पर फूली हुई आँख की बड़ी तस्वीर दिखाने में और उसके होठों की कसमसाहट अर्थात उसकी अपनी पीड़ा को कह पाने और न कह पाने के बीच जो असमंजस की स्थिति होती है, उसके चेहरे पर जो भाव आते हैं जाते हैं, उसे दर्शकों को दिखाते हुए उस बात को अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा मान लेने को कहता है। अर्थात यहाँ पर भी वह दर्शक पर भी एक दबाव बनाता है। पहले तो वह पर्दे पर एक फूली हुई आँख की तस्वीर दिखाता है, वह व्यक्ति जो अपाहिज है, जिससे बार बार प्रश्न करके कि आप अपाहिज हैं, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, तो बताइए, अपना दुख बताइए, आदि बातें करके उसके दुख को कुरेद कर उसे और दुखी कर रोने पर मजबूर कर दिया जाता है। और जब वह व्यक्ति रोता है तो रोने से उसकी आँख जो सूज जाती है, तो उस सूजी हुई आँख को कैमरे के फोकस के द्वारा थोड़ा और बड़ी तस्वीर करके उस तस्वीर को दर्शकों के सामने दिखाएंगे और हमारे कैमरे का फोकस उसके चेहरे पर होगा, उसके होठों पर होगा, क्योंकि हमारा प्रश्न है कि बताइए, अपनी पीड़ा बताइए, अपनी बात कहिए। तो वो हमारी बात सुनकर कहना भी चाहता है लेकिन अपनी पीड़ा को कह नहीं पाता। तो वो उस प्रक्रिया में उसके होठ जो हिलते डुलते हैं, उस असमंजस की स्थिति में कि क्या कहें क्या ना कहें, क्या बताएं क्या ना बताएं, आदि जो स्थिति में उसके चेहरे पर जो भाव आते जाते हैं, उस भाव की कसमसाहट को हम क्या करते हैं, दर्शकों तक और बड़ा करके दिखाते हैं। और एक तरह से हम दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत पीड़ित है और हम दर्शकों से उम्मीद भी करते हैं कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। हालांकि ऐसी बात किसी कार्यक्रम को संचालित करने वाला कोई संचालक नहीं कहेगा, कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा कि आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। लेकिन क्योंकि कवि जो है व्यंग करता है ऐसे संचालक पर, तो वो इन शब्दों का प्रयोग करता है कि हम उसको दिखाएंगे, उसके होठों पर की कसमसाहट, उसके चेहरे के भाव, उसकी पीड़ा को दिखाएंगे और दर्शकों से उम्मीद करेंगे कि दर्शक उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। मतलब उसके चेहरे, उसकी फूली हुई आँख और उसके चेहरे के आते जाते भावों को देखकर हम उसकी पीड़ा का अनुमान करेंगे। यहाँ एक तरह से हम दर्शकों पर भी दबाव बनाते हैं, हम मतलब मीडिया कर्मी। एक और कोशिश दर्शक धीरज रखिए, देखिए। उसके बाद कहता है, कवि कहना चाह रहा है इस बात से कि क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो सफल ही नहीं होगा, कार्यक्रम ही सफल नहीं होगा, तो उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं होगी। क्योंकि जब उस अपाहिज व्यक्ति को देखकर दर्शक उसकी पीड़ा का अनुभव करके दर्शक भावुक हो जाएगा, रोने लगेगा, तभी तो कार्यक्रम सफल होगा। और जब उस अपाहिज व्यक्ति
और दर्शकों की मनोस्थिति एक जैसी हो जाएगी, मतलब दोनों ही भावुक होकर रोने रोने को हो जाएंगे, तभी तो कार्यक्रम पूरी तरह से सफल माना जाएगा। और फिर कभी कह रहा है कि एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए। कभी कह रहा है कि फिर कार्यक्रम को संचालित करने वाला जो संचालक है एक और प्रयास करता है, एक और प्रयास करता है, मतलब दर्शकों की संवेदनाओं को अपनी तरफ खींचने का एक और प्रयास करता है और कहता है कि दर्शक धीरज रखिए, देखिए। वास्तव में कोई भी संचालक ऐसा नहीं कहेगा, लेकिन कभी व्यंग करता है तो व्यंग के माध्यम से कभी जो है ये इन पंक्तियों को रखता है कि और दर्शक धीरज रखिए, धैर्य रखिए, देखिए इस कार्यक्रम को देखिए। हमारा उद्देश्य है हमें दोनों को एक संग रुलाना है, दोनों को एक साथ रुलाना है, आपको और उस अपाहिज व्यक्ति को। वास्तव में कोई भी संचालक ऐसा नहीं कहेगा कि हमारा यही उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य अपने आप मतलब अपने चैनल को पॉपुलर बनाना है, आपकी सिंपैथी बटोरनी है। वास्तव में ऐसे शब्दों का प्रयोग कोई भी संचालक नहीं करेगा, लेकिन कभी व्यंग कर रहा है तो जो भाव उसके मन में पर्दे के पीछे हैं उन भावों को भी कभी शब्दों का जामा पहना दे रहा है और कह रहा है दर्शक बने रहिए। जैसे किसी कार्यक्रम को संचालित करने किसी चैनल के द्वारा लोग कहते नहीं कि बने रहिए तब तक के लिए, पेज से आगे की खबरें, बने रहिए इस चैनल पर, तो वैसे ही शब्दों का प्रयोग कभी भी करना चाह रहा है कि कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला कहेगा दर्शक धीरज रखिए, देखिए, मतलब देखते रहिए अभी तक चैनल को। हमें दोनों को एक साथ रुलाने हैं, आपको और उसको, मतलब उस अपाहिज व्यक्ति, दोनों को एक साथ रुलाने हैं। और जब आप दोनों रोओगे तभी तो हमारा जो ये प्रोग्राम सफल होगा। हमें अपने उद्देश्य की जो सिद्धि है तभी हमें मिलेगी जब आप दोनों एक साथ रोओगे। हमें दोनों को एक साथ रुलाना है, बने रहिए। हालांकि डायरेक्ट ही शब्दों का प्रयोग कोई भी संचालक नहीं करता, लेकिन कभी कर रहा है, क्योंकि वह अंदर में छुपे हुए इन भावों को जो किसी कार्यक्रम को संचालित करने वाले संचालक के मन में होता है और अपने कार्यक्रम को सफल बनाने, अपने चैनल को प्रसिद्ध करने के उद्देश्य से जो करते हैं, तो उन बातों को कभी शब्दों के रूप में यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। उन बातों को, उन स्थितियों को हमारे सामने ला रहा है कि ऐसा लोग करते हैं। और आगे क्या कह रहा है कि वो जो व्यक्ति है वो रो नहीं पाएगा, वो जो व्यक्ति है वास्तव में रो नहीं पाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम कह दें कि आप रो दो तो कोई रो दे, या हमसे कोई कहे कि अभी अब टाइम शुरू हो गया, 1 2 मैं गिनती कर रहा हूँ और आप 5 तक पहुँचते रोना स्टार्ट कर दीजिए। क्या बच्चों ऐसा संभव है? या हम बेवजह आपसे कह दें कि आप हंसना शुरू करिए, मैं 10 तक गिनती हूँ, जैसे 10 पर पहुँचूँ आप हंसना शुरू कर दीजिए। आप अगर हंसने के मूड में नहीं है तो क्या आप हंस सकते हैं बिना ऐसी कोई बात हुए कि जो हंसने से जुड़ी हो, या ऐसी कोई बात सुनकर जिससे आपको स्वाभाविक रूप से हंसी आ जाए? क्या आप हंस सकते हैं? क्या स्वाभाविक मनोभावों को व्यक्त करना इतना आसान है, या किसी के कह देने से तुरंत कोई शुरू हो जाए? भाई व्यक्ति रोबोट नहीं है, क्योंकि हमें जब दुख होगा, हम जब हमारी भावनाएं हमारे काबू में नहीं होंगी, हमारा दुख बाहर आएगा, हम खुद से रो सकते हैं। जब हमारा अपने पर नियंत्रण खो गया, या हम किसी के सामने बहुत ज़्यादा भावुक हो गए, कोई आत्मीय मिला तो हमारी भावनाएं छलक पड़ी, ऐसा स्वाभाविक है, ये खुद से होता है, किसी के कहने से नहीं होगा कि आप रो दो तो हम रो दें, या हम कह दें आप रो दो तो आप रो दो, हम कह दें आप हंस दो तो आप हंस दो, आप कहो कि आप हंसिए हम हंस दे। ऐसा स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि ऐसा तो फिल्मों में होता है, एक्टिंग में होता है, वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है। लेकिन इस कार्यक्रम को चलाने वाले ऐसा करते हैं। अब आगे कभी कहता है कि जब वो अपाहिज व्यक्ति संचालक के निर्देश पर रो नहीं पाएगा तो क्या करेंगे ये? तो इनका मूड थोड़ा ख़राब हो जाएगा, कहेंगे कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है।
मतलब फिर क्या, नहीं रो पाएगा तो उसे पर्दे पर वक्त की कीमत का एहसास कराएंगे कि मेरे पास इतना समय नहीं है। आपसे कहा गया, आपने, आपको रोने को कहा, आपको ऐसा कहने को कहा, आप नहीं कर पाए, इतना समय नहीं है, आपको इतना समझाएं, आपके लिए इतना टाइम दें, और हम एक आदमी के पीछे इतना पड़ेंगे तो हमारा आगे का काम कैसे होगा, इतना समय नहीं है। तो उस व्यक्ति को पर्दे पर वक्त की कीमत समझाएंगे। जैसे कभी ये कहना चाहता है कि ऐसा लगता है कि मानो निश्चित समय में उस व्यक्ति को का अपना दुख व्यक्त करना जरूरी और स्वाभाविक हो। मतलब जितना टाइम उन्होंने दे दिया उतने टाइम में, और जैसा वे चाहते हैं उसी के अनुसार उस व्यक्ति का अपने दुख को व्यक्त करना जरूरी है और ये स्वाभाविक है, व्यक्त कर भी लेगा। पीछे से कभी ये कहना चाहता है कि ऐसा स्वाभाविक नहीं है। जितना टाइम दे दिया गया उसी टाइम में वो व्यक्ति अपने दुख को दुखी होकर रोकर व्यक्त कर दे, उसके बाद वो मुस्कुरा दे, ऐसा संभव नहीं है। एक बार अगर व्यक्ति दुखी है, दुखी व्यक्ति, हो सकता है कि वो रो नहीं रहा है और जब रोना शुरू करे तो वो जल्दी चुप ही ना हो, क्योंकि ये जो दुख है उसका स्वाभाविक दुख है, वो नाटक नहीं कर रहा है दुख का। तो कभी यहाँ व्यंग कर रहा है उस संचालक के ऊपर, कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले कैमरामैन के मतलब प्रस्तुत करने वाले प्रस्तुतकर्ता के ऊपर और मीडिया कर्मियों के ऊपर, कि जब वो व्यक्ति रो नहीं पाएगा तो इन्हें बुरा लगेगा और कहेंगे बस करो, रहने दो, कैमरा बंद करो, और उसको थोड़ा सा गुस्सा दिखाएंगे कि पर्दे पे वक्त की कीमत है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब हम मुस्कुराएंगे, कट कर देंगे, शॉर्ट ओके हो जाएगा, कट करने के बाद फिर नॉर्मल हो जाएंगे, मुस्कुराएंगे और दर्शकों को संबोधित करेंगे कि देखिए आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम, मतलब सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम मतलब जो भी उनका कार्यक्रम होता है, जो कार्यक्रम का नाम है या जो उनका लक्ष्य था उसको वो बताएंगे कि आप देख रहे थे, बस थोड़ी सी कसर रह गई थी, मतलब यहाँ पर पूरी अभिव्यक्ति नहीं हो पाई, तब तक बने रहिए इस चैनल में, अब अगला कार्यक्रम इस अपना समय बताएंगे किस डेट पर होगा, चलिए धन्यवाद, ऐसा कहेंगे। यहाँ पर कभी ये कहना चाह रहा है कि ये जो इस तरह से सारे जो सामाजिक उद्देश्य थे, सारे सामाजिक उद्देश्य से युक्त जो कार्यक्रम थे, वो सारे नारे थे, वे क्या हो जाते हैं, व्यावसायिक प्रचार प्रसार में बदल जाते हैं। मतलब जो कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य से रखे थे, समाज की भलाई के उद्देश्य से रखे गए थे, वे कार्यक्रम कहाँ बदल जाते हैं, व्यवसायीकरण में, मतलब एक व्यक्तिगत निजी लाभ में बदल जाते हैं, बस अपने खुद की स्वार्थ पूर्ति में बदल जाते हैं। वास्तव में सिर्फ मीडिया कर्मी की बात नहीं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस तरह से जितने भी पद, जितने भी कार्यक्रम या जितनी भी संस्थाएं देश में चलती हैं, कहीं ना कहीं उसको खड़े होने का, मतलब उसके शुरू होने का एकमात्र उद्देश्य होता है जन कल्याण। लेकिन होते होते ये जो संस्थाएं हैं वो जन कल्याण से जन हटा देती हैं, सिर्फ स्वयं का कल्याण ही इनका उद्देश्य रह जाता है। तो इस तरह से कवि जो है इस कविता के माध्यम से वे क्या करता है, इस विसंगति पर व्यंग करता है, इस तरह के समाज के में इस तरह के लोगों पर व्यंग कर रहा है, उन पर कटाक्ष करता है और कहना चाहता है कि ये जो स्थिति है एक संवेदनशील समाज के लिए यह अत्यंत खतरनाक और भयावह स्थिति है, क्योंकि इस तरह से सारी संवेदनशीलता समाप्त होती जा रही है संसार से, जो आने वाले समय में समाज के लिए हितकारी नहीं होगा, क्योंकि इससे अमानवीय एवं त्रासद स्थितियां पैदा होती हैं, जो सभ्य समाज एवं संवेदनशील मनुष्य दोनों के लिए समान रूप से कष्टकारी होंगी। तो यहाँ पर कभी इस तरह के जो कार्यक्रम हैं
और इस तरह के कार्यक्रमों को चलाने वाले जो लोग हैं उन पर व्यंग करता है कवि इस कविता के माध्यम से, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से। और यहाँ पर ये कविता का भावार्थ समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, काव्य सौंदर्य में क्या बताऊँ, बस वही चीज़ें है जैसा आपने आगे देखा था कि इसकी भाषा क्या है, बोधगम्य है। समान रूप से जो प्रचलित शब्द हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने, लेकिन एक गूढ़ सामाजिक सत्य अर्थात पर्दे के पीछे की जो सच्चाई छुपी थी उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वैसे किसी कार्यक्रम को जो प्रस्तुत करने वाले प्रस्तुतकर्ता होते हैं, संचालक होते हैं, प्रत्यक्ष रूप में अपने कार्यक्रम का उद्देश्य तो रखते ही हैं, दिखाते ही हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में जो उनका क्या लक्ष्य होता है वे पर्दे के अंदर रह जाते हैं, उसको वे शो नहीं करते हैं, उसे वो प्रकट नहीं करते हैं समाज के सामने। लेकिन यहाँ पर जो कवि है उनका जो उद्देश्य है उसको भी शब्दों का जामा पहनाकर उनके आंतरिक उद्देश्य को व्यक्त किया है, और इस अभिव्यक्तिकरण में कवि को पूरी सफलता मिली है। तो धन्यवाद बच्चों।